हेलो। सबसे पहले सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं कि मुझे उस देश में जन्म हुआ। हमारे दिल में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये जो मैं इतना लंबा चौड़ा नाम लिया, इस नाम में इनके पिताजी का नाम और इनके माताजी का नाम और इनके एक शिक्षक का नाम भी जुड़ा हुआ है। जब शिक्षक मिलते हैं इनसे तो इनके शिक्षक के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता है कि ये बच्चा सूरज की तरह कभी प्रकाशमान होगा और इसे छुआछूत के वो बेड़ियां इसे जकड़ न ले जिसका सरनेम इन्हें इनके शिक्षक अम्बेडकर दिया। मैं नमन करता हूं इन जैसे महान हस्ती को। मैं अपने नजरों से नजारा देखा, लेकिन ऐसा नजारा मैं कभी न देखा। मैं अपने नजरों से नजारा देखा, लेकिन ऐसा नजारा मैं कभी न देखा। मैं जब जब देखा आसमान में, मैं जब जब देखा आसमान में, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जैसा सितारा न देखा। भीमराव अम्बेडकर जैसा सितारा नहीं देखा। दोस्तों, हमारे देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। हमारे देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सारे देशों के संविधान के पढ़े और जो जो पॉइंट अच्छा लगा हमारे संविधान में डाले और एक शानदार संविधान तैयार करके हम सभी के हाथों में सौंपने का काम अम्बेडकर साहब किया है। दोस्तों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे बड़े भाई दीपक कुमार ने बताया कि कुछ ही क्षणों में आपको बातों को रखना है, तो मैं आपसे ज्योतिबाई फूले के बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ। ज्योतिबाई फूले को मैं 2 शब्द आपको बताना चाहता हूँ। ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोले और स्कूल में पढ़ाने गए और पढ़ा करके जब घर लौटे तब ज्योतिबाई फूले के पिता को कुछ चंद लोग भड़का रहे थे और बोल रहे थे कि ज्योतिबाई फूले, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तुम्हारा बेटा समाज को भ्रष्ट कर रहा है, अन्याय कर रहा है। ज्योतिबाई फूले के पिता ने बोला कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया मेरे बेटे ने? तो कुछ चंद लोग जो बेईमानी थे वो बोले कि ज्योतिबाई फूले, तुम्हारे बेटे बहुमत समाज को पढ़ा रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है, अनर्थ हो रहा है। तो ज्योतिबाई फूले के पिता अपने बेटे को बुलाए और ज्योतिबाई फूले से पूछे करना होगा। ज्योतिबाई फूले बोले कि पिताजी मुझे क्या करना होगा? तो उनके पिता बोले कि चाहे तुम स्कूल छोड़ दो, चाहे तुम मेरा घर जोड़ दो। ज्योतिबाई फूले की पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थे, ज्योतिबाई फूले के आंखों में देख रही थी, तो ज्योतिबाई फूले के सिर्फ एक ही जवाब आता है। अपने पिता के पास जाते हैं, अपने पिता के करीब जाते हैं और ज्योतिबाई फूले बोलते हैं कि पिताजी, मैं आपके घर छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊंगा, बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊंगा। सावित्रीबाई फूले डेली स्कूल प्रतिदिन पढ़ाने जाती थी। पढ़ाने जाने के दरमियान जानते हैं 2 साड़ियां लेकर जाती थी। साड़ियां इसलिए लेकर जाती थी कि बीच रास्ता में जब वो जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई चुपचाप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने चली जाती थी और वहां जाने के बाद स्कूल में कविता लिखती थी कि ये गोबर फेंकने वाले कीचड़ में तुम गोबर फेंकते रहो, मैं अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके और एक दिन विद्वान बनाऊंगी और आपके जो दिमाग में कचरा है मैं एक दिन बाहर निकाल करके दिखाऊंगी। ऐसा होती थी हमारे महान
सावित्री भाई कि अगर बात मोहब्बत की आए ना मेरे दोस्त, तो सब कोई कर गुजरता है। अगर बात मोहब्बत की आए तो सब कोई करता है, लेकिन सच्चा आशिक वही होता है जो अपने वतन के लिए मर मिटता है, जो अपने वतन के लिए मर मिटता है। क्या हैसियत थी आपकी उस वक्त जिस वक्त आपके कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था? क्या हैसियत थी आपकी उस वक्त जिस वक्त आपको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था? क्या हैसियत थी आपकी उस वक्त जिस वक्त आपको हर जनजाति कह करके सताया जाता था? लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सभी चीजों को बदला, और इनको मैं नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जो चल रहे हैं, मैं आप लोगों तक जो अपनी आवाजें पहुंचा रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोला था और कल भी बोलूंगा। जय भीम। बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ पर छोटे कम शब्दों में बहुत बढ़िया स्पीच रहा है यहाँ पर गोल्डन जी का। और गोल्डन जी ने साबित कर दिया कि 2-3 लोगों के बीच में बोलना और माइक पर बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आदमी को जानता हूं जो 2-3 के बीच में शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन माइक पर आते ही वो सारे अपने अंदर के सारे बुद्धि भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगा गोल्डन जी का कि माइक पर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उनको अध्यक्ष की तरफ से और मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका सहयोग इसी तरह से हमारे लिए बना रहे। जय भीम। और